नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,085 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 60,51,633 हो गई है। इसके अलावा 231 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 1,21,804 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी में कहा गया है कि सोमवार शाम के बाद से 24 घंटों के दौरान 8,623 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 58,09,548 हो गई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है और 24 घंटे के भीतर यानी मंगलवार को 8,085 नए मामले सामने आए। जबकि मुंबई की बात कर ली जाए तो वहां 562 मामले सामने आए हैं। लगातार लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा रहे हैं और कोशिश हो रही है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, यानी कोरोना को पूरी तरीके से ख़त्म करने को लेकर जो लगातार कोशिशें हो रही है, उस कोशिश को सफल बनाने के लिए लगातार जनता को हिदायत दी जा रही है। तो कोरोना महामारी का असर मुंबई में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बुजुर्ग, फिर युवा और अब नई माताओं को अपना शिकार बना रहा है। बीएमसी द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से नई माताओं की मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में बीते एक साल यानी अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 193 महिलाओं की प्रसव के दौरान कोरोना की वजह से कई मुश्किलें पैदा हुई और अंत में महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं की 16.5% मौत कोरोना के चलते हुई है। तो जहां तक मुंबई की बात कर ली जाए तो मुंबई की स्थिति खासकर महिलाओं को लेकर ज्यादा खराब है। गर्भवती महिलाएं की मौतें ज्यादातर कोरोना से हो रही है। बीएमसी की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन का असर अब दिखने लगा है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में से केवल 26 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में यहां 4 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से पहला डोज लेने वाले 10,500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन जिन लोगों ने दोनों डोज लिए हैं उनमें से सिर्फ 26 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोरोना मुक्ति के लिए वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। लोगों को धीरे धीरे वैक्सीनेशन के फायदे नजर आने लगे हैं, जिसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद लोग अपने आप को सेफ महसूस हो रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये कि बहुत ही कम संख्या में जो वैक्सीनेट हैं वो कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं। दोनों डोज लेने वाले सिर्फ 26 लोग संक्रमित हुए हैं और जो असर है वो ख़त्म भी हो रहा है। और ऐसे में अब लोगों में जागरूकता आ रही है और वैक्सीनेशन सेंटर पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचकर अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं सांगली नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए नगर चिकित्सा विभाग कोरोना परीक्षण अभियान चला रहा है, जिसके तहत मीरज से कर्नाटक बस आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। सांगली जिला कोरोना के चौथे चरण में है। राज्य और बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण नगर निगम क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 4 टीमों ने एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए शहर में 954 लोगों का परीक्षण किया। उनमें से 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार आरटी-पीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट ये ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर सांगली की बात कर लीजिए, सांगली के मीरज में चलाया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने की कोशिश की जा रही है और इसकी तस्वीरें
जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मीरज की तस्वीर है, जहां पर सांगली में एंटीजन आरटी पीसीआर टेस्ट के बाद ये पता चला है कि काफ़ी संख्या में वहां पर लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। वह महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही उन लोगों के लिए कोविड-19 के खिलाफ घरेलू टीकाकरण शुरू करेगी जो बीमार है और बिस्तर पर पड़े हैं। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ को बताया कि टेस्टिंग के आधार पर घरेलू टीकाकरण पहले पुणे जिले में शुरू किया जाएगा। कुंभकोनी ने कहा कि हम घरेलू टीकाकरण शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास नहीं भेजेंगे। राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। हम पुणे जिले में टेस्टिंग के आधार पर इसकी संभावना का पता लगाएंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि राज्य सरकार जल्द शुरू करेगी घरेलू टीकाकरण। कुछ लोग जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जो बीमार हैं, जो आ नहीं सकते, सेंटर्स पर नहीं पहुंच सकते, उन लोगों के लिए भी टीकाकरण जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही उन लोगों के लिए कोविड-19 के खिलाफ घरेलू टीकाकरण शुरू करेगी जो बीमार है और बिस्तर पर पड़े हैं। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ को बताया कि टेस्टिंग के आधार पर घरेलू टीकाकरण पहले पुणे जिले में शुरू किया जाएगा। कुंभकोनी ने कहा कि हम घरेलू टीकाकरण शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास नहीं भेजेंगे। राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। हम पुणे जिले में टेस्टिंग के आधार पर इसकी संभावना का पता लगाएंगे। तो कोरोना महामारी में चारों तरफ हाहाकार मचा है। मरीज एक एक सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में एक छोटी सी मदद टूटती सांसों को सहारा देती है। पुणे में ऐसा ही एक मदद का हाथ रिक्शा चालकों ने बढ़ाया है। 100 रिक्शा चालकों ने अपने ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर एम्बुलेंस में बदल दिए हैं। इन ऑक्सीजन युक्त रिक्शा का नेतृत्व डॉक्टर केशव क्षीरसागर कर रहे हैं। दरअसल इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती, वहीं ये रिक्शा कम खर्च में उपलब्ध हो रहे हैं। इस रिक्शा में मरीजों को ऑक्सीजन लगाकर हॉस्पिटल समय पर पहुंचाने का नेक काम किया जा रहा है, जिससे इन रिक्शा चालकों की हर जगह सराहना हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिक्शा को एम्बुलेंस की तरह बनाया गया है। दरअसल एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर और इसके बाद मरीज के लिए एक बेड की तरह व्यवस्था बनाकर और फिर इमरजेंसी में इस ऑटो से आप मरीज को अस्पताल तक भेज सकते हैं। वहीं राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में गहमागहमी बढ़ती नजर आई है। पहले एनसीपी के दो बड़े नेता गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके थोड़ी ही देर बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी वहां पर पहुंच गए। पवार करीब 1 घंटे बाद वर्षा से बाहर निकले। हालांकि 2-3 दिन पहले ही शिवसेना सांसद संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद सीधे पवार से मिलने उनके बंगले सिल्वर ओक गए थे। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि उद्धव और पवार के बीच मंगलवार को जो मुलाकात हुई है उसका मुख्य एजेंडा अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली स्थिति से निपटने की योजना बनाना ही है। तो शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। घंटों मुलाकात चली। मुलाकात में क्या बातें हुई ये फिलहाल पुष्टि नहीं हो पा रही है क्या किन किन मुद्दों पर बात हुई, लेकिन आपको बता दें कि एनसीपी के दो नेता सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहले पहुंचे थे और फिर शरद पवार खुद पहुंचे वर्षा। तो मुंबई उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण और मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन की निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसे रोक क्यों नहीं सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए
की गई व्यवस्थाओं के साथ साथ माइकोसिस के इलाज के लिए उपलब्ध दवाओं के स्टॉक पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना काल में राजनीतिक रैलियां करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं रोक सकती तो हम आदेश जारी करेंगे। वहीं नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण विवाद के साथ साथ मराठा आरक्षण पर आंदोलन पर ध्यान देते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि क्या यह आंदोलन करने का समय है। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया है, मराठा आरक्षण हो या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर। और ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि क्यों नहीं सख्ती से निपटा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें विपक्षी पार्टी भाजपा की ओर से राज्य सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई थी। उनको राज्यपाल कोश्यारी ने सही बताते हुए राज्य सरकार से अपील की है कि वो इन तीनों मांगों पर सही निर्णय लें। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे को यह चिट्ठी लिखी है। देवेंद्र फडणवीस ने 23 जून को राजभवन का दौरा किया था। वह सतारा शहर के बेटे प्रवीण जाधव टोक्यो ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रवीण जाधव सतारा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और प्रवीण जाधव के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओलंपिक के लिए टोक्यो जाने वाले भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। मोदी ने कहा कि हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत के दम पर छोटे गाँव से आगे आए हैं। यह उनके माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं। प्रवीण जाधव जी वह पालघर जिले में भीड़ द्वारा 2 साधुओं की पीट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को ठाणे जिला अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। अधिवक्ता अमृत अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि अतिरिक्त सत्र विशेष निर्दिष्ट अदालत ने न्यायाधीश आर.एस. गुप्ता ने 18 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई है, जब आरोप तय होने की उम्मीद है। बता दें कि मामले में कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 75 मुख्य आरोपी हैं। विशेष लोक अभियोजक सतीश मान शिंदे अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता पी.एन. ओझा साधुओं के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अहमदनगर महापालिका में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सत्ता में आई है। इस चुनाव में शिवसेना की रोहिणी सिंडगे मेयर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गणेश भोसले डिप्टी मेयर के तौर पर निर्विरोध चुने गए हैं। मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले की अध्यक्षता में यह चुनाव हुआ। कोरोना के चलते चुनाव ऑनलाइन करवाया गया। वह मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में ओम साई राज ज्वेलर्स मालिक पर दिन दहाड़े लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने कई राउंड गोलियां चलाई। जानकारी के मुताबिक 3 लुटेरे एक्टिवा से आए थे और ज्वेलरी शॉप में घुसकर दुकानदार के सिर में गोली मार दी। तीनों लड़के ज्वेलर्स शॉप को लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिली। दहिसर पुलिस स्टेशन के एरिया में रावड़पाड़ा एरिया है, वहाँ पे ओम साई ज्वेलर्स है। वहाँ पे मॉर्निंग में 10:30 बजे के करीब फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और रॉबरी हुई है। वहाँ पे एग्जैक्टली जो है 10:30 के करीब एक्टिवा पे जो है 3 लोग आए थे और 3 लोगों ने ज्वेलर्स का जो शॉप है उसमें रॉबरी करके वहाँ से वो चले गए हैं। तो मामला दहिसर का है, जहां पर लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से पहुंचे लुटेरों ने
ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड में अपने विश्वसनीय योगदान के लिए जाने जाने वाले एक्टर नसीरुद्दीन शाह को 2 दिन पहले खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें निमोनिया हुआ और फिर उनके फेफड़ों में पैच पाया गया। नसीरुद्दीन की पत्नी रत्ना पाठक ने बताया कि शाह को निमोनिया हुआ है और अब उनका स्वास्थ्य स्थिर है। उन पर इलाज का असर दिख रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आखिरी बार 2020 में ड्रामा में रक्सम में नजर आए थे। लातूर जिला खेल अधिकारी ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि 10वीं से 12वीं तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने वाले छात्र को कोरोना काल में भी खेल अंक में छूट दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार और हर साल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को 10वीं और 12वीं के खेल अंकों में छूट देती है, लेकिन पिछले 2 साल से कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई है। अब कोरोना काल में यदि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं होती है तो सफलता हासिल करने वाले छात्रों को अंक दिए जाएंगे। जिला स्तर, विभाग स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर में पार्टिसिपेट किए हुए बच्चों को हम ग्रेस गुण की सहूलत देते हैं। वो जो दर्जा है उसी दर्जा के हिसाब से ही उनको जो गुण है वो सिफारिश कर दिए हैं। हमने 10वीं और 12वीं मिला के 588 प्रस्ताव बोर्ड की तरफ सिफारिश कर दी है। जिला स्तर, विभाग स्तर, राज्य। अहमदनगर के राहता तहसील में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शशिकांत चांगले और उनकी पत्नी सिंधुबाई चांगले की 25 जून की रात बदमाशों ने सिर पर फावड़े से वार करके हत्या कर दी थी। जांच के दौरान स्थानीय अपराध शाखा की टीम को संदिग्धों से जानकारी मिली। जिले के कप्तान मनोज पाटिल ने तुरंत टीम को भेजकर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने लूटपाट को अंजाम देने के लिए बुजुर्ग दंपति की हत्या करने की बात कबूल की है। के लिए हुआ है, यानी रॉब करने के लिए उनको वहाँ जाने के बाद उनके पास तो काफ़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, पर ब्रूटली इसमें उनको मारा गया है। वी अरेस्टेड 3 पीपल, 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के बीड़ में बुजुर्ग दंपति को हुई मारपीट में एक की जान चली गई थी। इसी के चलते अहमदनगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या होने से अहमदनगर पुलिस प्रशासन पर खासा दबाव था, लेकिन जिले के कप्तान मनोज पाटिल ने 4 दिनों के भीतर ही इस हत्या के मामले को सुलझाया है, जिससे अहमदनगर पुलिस की प्रशंसा हो रही है। सुनील भोंगड़, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदनगर। वह मीरज के एपेक्स केयर अस्पताल में 87 मरीजों की मौत के मामले में हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। इस बार पुलिस जांच में यह सामने आया है कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए कमीशन पर कुछ एम्बुलेंस चालक काम करते थे, जिसके चलते 3 एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया गया है। तीनों एम्बुलेंस चालक ने मरीजों को लाने के लिए कमीशन लेने की बात कबूल की है। अस्पताल के डॉक्टर ने महेश यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। महेश और उनके भाई डॉक्टर मदन यादव समेत 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रायगढ़ में आदिवासी लोगों के साथ जुल्म करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। खालापुर के आधिकारिक दौरे के दौरान आदिवासी क्षेत्र समीक्षा समिति के अध्यक्ष विवेक पंडित ने ये जानकारी दी है। खालापुर तालुका में बड़ी संख्या में आदिवासी रह रहे हैं और उनमें से कुछ कई सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी क्षेत्र समीक्षा समिति के अध्यक्ष विवेक पंडित ने तालुका में सभी सरकारी अधिकारियों और आदिवासी समुदाय के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि कोरोना काल में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आदिवासियों का टीकाकरण करवाना जरूरी है।
वहीं रायगढ़ जिले के गार्डियन मंत्री अदिति तटकरे ने पाली सुधागढ़ में बने क्रीड़ा स्कूल का उद्घाटन किया। इस वक्त खुद अदिति तटकरे ने मैदान में उतरकर बैडमिंटन खेला। अदिति तटकरे का शानदार खेल देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनका शानदार प्रदर्शन से उभरते हुए खिलाड़ियों को काफी ऊर्जा और प्रेरणा मिली। महाराष्ट्र भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और कैबिनेट मंत्री अनिल परब के सीबीआई जांच की मांग का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। अब महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अजित पवार और अनिल परब की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर खत लिखा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे ने लिखे एक चिट्ठी में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अनिल परब के खिलाफ वसूली को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।